मुस्कुराइए क्योंकि आप हो अनअकैडमी में एंड वेलकम टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। एंड आज हम लोग वापस से यहाँ पर एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड कंटिन्यू कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास का टॉपिक खत्म करने के लिए आए हैं। नाउ मैंने सोचा था कि रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास मैंने जितना करवाया था उससे आप खुश रहोगे। फिर एक सब्सक्राइबर आके बोला नहीं सर सेंटर ऑफ मास का एक अलग वन शॉट चाहिए, तो आपने बोला और हम आपके लिए लेके आए सेंटर ऑफ मास वन शॉट एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड। नाउ ये आपका 1-2 घंटे का नहीं होगा, आधे घंटे में मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। जो आपको कंसेप्ट नीट में जरूरत होता है मैं आपको जल्दी जल्दी उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एम आई बीइंग वेरी क्लियर? ठीक है, तो हाथों में पेन, ध्यान बोर्ड पे और दिल मंजिल पे। तो चलिए शुरू करते हैं विद सेंटर ऑफ मास वन शॉट। लेट्स गो। ठीक है, तो चलो। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आपका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली होता क्या है। तो सेंटर ऑफ मास जैसे ही आपको उसको वर्ड समझ में आता है ना, वो आप ऐसे समझो, इधर लिखा है इट इज द पॉइंट इन द सिस्टम एट विच होल मास ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड और अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब है कि अगर मैंने अपना फोन लिया, ये फोन का कोई तो मास होगा, ऑब्वियसली कोई तो मास होगा, बट मैंने एक ऐसा एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, कि जहां पर मैं मान सकता हूं या जहां पर मैं अज्यूम कर सकता हूं कि ये पूरे फोन का जो मास है वो पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो इट इज द पॉइंट in the body where I can assume the whole mass of the body is supposed to be concentrated और assume to be concentrated। तो ये वाली चीज से मुझे ये समझ में आ रही है। Am I being very clear? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि यहां पर रिलेशन क्या है। यहां पर सेंटर ऑफ मास दैट इज RCM इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अभी इसका मतलब क्या है कि अगर समझो यहां पर मेरे पास फोन है और यहां पर मेरे पास ये क्या है, एक छोटा सा पेन है। अभी इन दोनों, अभी मैंने इसको पूरा एक सिस्टम मैंने ले लिया, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो हमेशा भारी वाले चीज के इधर होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये दोनों सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है करीब किधर, इधर होगा। मतलब ये फोन के पास होगा, भारी वाली चीज के पास होगा। तो बेसिकली ये बोल रहा है जितना भारी सामान होगा उतना ही कम डिस्टेंस में सेंटर ऑफ मास होगा उससे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? और अगर ये वाला रिलेशन मुझे मालूम है तो मैं क्या बता सकता हूं, मैं बोल सकता हूं m1r1 इज इक्वल टू m2r2 या m इंटू r मेरा कांस्टेंट होता है। और ये बहुत अच्छी चीज होती है, जो हम लोग न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे से हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या आपको ये एक बात एकदम क्लियर हो चुकी है? ठीक है सर। फिर अभी बात करते हैं, अगर आपको थोड़ा दिख नहीं हो रहा, ये फॉर सिमेट्रिक एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो सेंटर ऑफ मास होता है विच कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब इसमें मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपका कोई सिमेट्रिक चीज है, सिमेट्रिक इन द सेंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कुछ स्क्वायर ले रहे हो, कुछ ट्रायंगल ले रहे हो, अगर आप सिमेट्री में उसको काट पा रहे हो तो आप वैसे वाली चीज में और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज में उनका सेंटर ऑफ सिमेट्री में ही आपका सेंटर ऑफ मास पाया जाता है। मतलब अगर समझो मैंने एक सर्कल ले लिया, वो सर्कल का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है और वो सिमेट्रिकल भी है, तो सर्कल का जो सेंटर होगा उधर ही आपका सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा। बट ये कब होगा? तब जब ही आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, जब आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है लाइज नियर द हेवियर मास। इसके बारे में हम लोग इधर पहले से बात कर चुके हैं, तो मुझे इसमें ज्यादा ध्यान लेके जाने की जरूरत नहीं है। आगे फिर उन्होंने बोला है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है इट में लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। मतलब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सेंटर ऑफ मास बॉडी के इनसाइड ही पाया जाए, वो क्या हो सकता है, आउटसाइड द बॉडी भी पाया जा सकता है। अभी आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? देखो एग्जाम्पल है ये वाला, अगर मैं यहां पर एक रॉड ये ले रहा हूं, ये दूसरा रॉड मैं ले रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, यहां पर जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो सेंटर ऑफ मास आपको आउटसाइड द बॉडी आपको आ रहा है। मतलब आपने क्या कर लिया, आपने माना है कि ये पूरा एक सिस्टम है और ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इधर है। मतलब ये पूरे सिस्टम का जो मास है आपने ये पर्टिकुलर पॉइंट में विच लाइज आउटसाइड द बॉडी में आपने अज्यूम कर लिया कि उधर कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर जैसे कि मैंने बोला सिमेट्रिकल सिस्टम में आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री में आपका सेंटर ऑफ मास मिलता है, तो आप एक शेल ले लो, आप एक डिस्क ले लो या एक अच्छा सा क्यूब ले लो, हमेशा सेंटर ऑफ सिमेट्री में आपका क्या आ रहा है, आपका सेंटर ऑफ मास आपको यहां पर दिख रहा है। क्या आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ लिया? 5 मिनट के अंदर हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम में हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढेंगे। डिस्क्रीट मास सिस्टम में, तो डिस्क्रीट मास सिस्टम में आपको एक चीज ध्यान देना कि ये डिस्क्रीट मास होता क्या है।
डिस्क्रीट मास मतलब एक सेपरेट मास होता है। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? सेपरेट मास आपका क्या होता है? डिस्क्रीट मास सिस्टम। जब भी कंटिन्यूअस होती है मतलब ये फोन एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, मतलब बहुत छोटे छोटे डीएम से आपका ये पूरा फोन बना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर डिस्क्रीट मास सिस्टम मतलब आप बेसिकली उसको एक एक करके काउंट कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, तो समझो यहां पर मैंने XYZ प्लेन लिया है मैंने, और यहां पर आपका ओरिजिन है, और ये आपका M1 है, M2 है, वैसे ही पूरा Mn तक आपका मासेस है, Mn तक आपका मासेस है, और आप ओरिजिन से उसको पोजीशन वेक्टर से कनेक्ट कर रहे हो। तो M1 को अपने ओरिजिन से R1 वेक्टर से आपने कनेक्ट किया, M2 को R2 से किया, M3 को R3 से किया, और Mn को Rn से किया। तो आपने सारे मासेस को या डिस्क्रीट मासेस को आपने उसके पोजीशन वेक्टर से उसको कनेक्ट कर लिया है, जिससे कि हमको उसका आइडिया मिल चुका है पोजीशन इसका किधर होगा करके। फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, फिर अगर आपको सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, इसका एक बहुत सीधा सीधा फॉर्मूला है, दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी m1 into r1 पोजीशन वेक्टर प्लस m2 into r2 पोजीशन वेक्टर सो ऑन till mn into rn पोजीशन वेक्टर, या समेशन ऑफ mn into rn पोजीशन वेक्टर आप वो भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्क्रीट मास, दैट इज m1 से लेके mn तक का आप समेशन कर दो, आपको पूरा सेंटर ऑफ मास का यहां पर आइडिया मिल जाएगा। अगर अभी इसमें आपको x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट करना है, तो आपको तो पहले से पोजीशन वेक्टर r1 मालूम है, और r1 जो पोजीशन वेक्टर होती है, r1 पोजीशन वेक्टर, एक सेकंड इसको थोड़ा पेन में कन्वर्ट कर लूं। हाँ जी, R1 पोजीशन वेक्टर, आपका जो R1 पोजीशन वेक्टर होती है वो आपका क्या होता है? xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप होता है ना, यही होता है। तो आपके पास बहुत सारे पोजीशन वेक्टर है, तो वैसे ही अगर आपको वो कोऑर्डिनेट का मतलब सेंटर ऑफ मास का आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए या y कोऑर्डिनेट चाहिए या z कोऑर्डिनेट चाहिए, आपको बस क्या करना है, आपको बस m1 का x1 कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही आपको, एक सेकंड मैं इसको हाइलाइटर में कन्वर्ट कर देता हूं। हाँ, m1 को उसके x1 कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई किया, m2 को x2 के साथ, वैसे ही mn को xn के साथ, और फिर टोटल मास से आपको डिवाइड मारना है, तो जो वैल्यू मिलेगा वो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? वैसे ही अगर y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट चाहिए, तो m1 को y1 के साथ, m2 को y2 के साथ, mn को yn के साथ कर दो मल्टीप्लाई, और फिर डिवाइड मार दो m1 प्लस m2 प्लस mn से, आपको अपना y कोऑर्डिनेट यहां पर मिल जाएगा। क्या मैं एकदम क्लियर हूं? फिर हम लोग बात करते हैं z सेंटर ऑफ मास, दैट इज z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कुछ नहीं, सेम लॉजिक, m1 को z1 के साथ, m2 को z2 के साथ, एंड सो ऑन, एंड डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो अगर आप ये तीन कोऑर्डिनेट लोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ऐसा कुछ मिलेगा, दैट इज x, y, z आपको मिलेगा, और ये आपका क्या? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। अगर आप ये चीज को ओरिजिन के साथ अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा? आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, किसका? सेंटर ऑफ मास का, और वो तो यही है, और वो तो यही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है पीपल, अभी बात करते हैं टू पार्टिकल सिस्टम में। टू पार्टिकल सिस्टम डिस्क्रीट मास ही है, बट बस दो मैंने लिया, टू डिस्क्रीट मासेस, m1 है, m2 है, और r डिस्टेंस से सेपरेटेड है यहां पर। तो यहां पर आप ये फॉर्मूला लगा ही सकते हो, ये फॉर्मूला आप लगा के आप ये वाले सारे डेराइव कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट ज्यादातर जब आप क्वेश्चन आते हैं आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर समझो आपको, आप इसमें देखो क्या करना है, आपको इसको ओरिजिन मानना है या इसको ओरिजिन मानना है, आप किधर भी ओरिजिन मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, किधर भी ओरिजिन मान सकते हो। बट अगर समझो आपको सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस चाहिए, किधर से? m1 से, दैट इज ये वाले डिस्टेंस से कितना दूर है आपका सेंटर ऑफ मास आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे? m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आप करोगे। क्या है? m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये जो वैल्यू आएगा वो m1 से कितना दूर है आपका सेंटर ऑफ मास, वो आपको मिल जाएगा। क्या मैं क्लियर हूं इधर? यस सर, मैं क्लियर हूं। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस चाहिए, किधर से? m2 से, मतलब इस बार आपने m2 को ओरिजिन माना है, m2 को ओरिजिन माना है, और ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर है वो आपको करना है सेंटर ऑफ मास। उसमें क्या करोगे? RCM इज इक्वल टू m1r इंटू m1 प्लस m2। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ये एकदम अपने को क्लियर हो चुका है कि हम लोग सेंटर ऑफ मास को हम लोग कैसे ढूंढेंगे टू पार्टिकल सिस्टम में भी। क्या इतनी सी बात क्लियर हो चुकी है? यस सर, क्लियर हो चुकी है। आप आगे बढ़ लो। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग चलो इसको बात समझते हैं। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है कि समझो यहां पर मेरे पास एक मास है, और आपको दिख रहा है कि ये छोटे छोटे डीएम मास से बना होगा, ये बहुत बड़ा मास है, छोटे छोटे डीएम से बना होगा। तो अगर आपको इसमें सेंटर ऑफ मास अगर आपको ढूंढना है, तो आपको इंटीग्रेशन का मदद लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इंटीग्रेशन का मदद। तो देखो, अगर आप देखोगे ये वाला जो फॉर्मूला जो मैंने यहां पर लिखा है ना,
दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर m1r1 प्लस m2r2 प्लस mnrn ऐसा करते जा रहे हैं ना, तो बेसिकली मास को उसके कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग को वो ये न्यूमरेटर मिल रहा है। इधर भी तो हम लोग वही कर रहे हैं, मास को जेड छोटे डीएम को उसके एक्स कोऑर्डिनेट से हम लोग ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और पूरे इसमें हमने इंटीग्रेट कर दिया, जिससे कि हमको पूरे पूरे चीज का हम लोग को क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर हम लोग को मिल जाएगा। और फिर हम लोग ने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल मास मिलने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये डीएम का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आ जाएगा, कैपिटल एम, अगर यूनिफॉर्म मास है। और अगर मास वेरी कर रहा है तो यहाँ पर डीएम के बदले में आपको डीएम को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कुछ तो आपको फंक्शन गिवन होगा, बट उतना कॉम्प्लेक्स आएगा नहीं। तो तुम ये वाला फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, दैट XCOM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ XDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। वैसे ही y के लिए क्या करोगे, YCOM इज इंटीग्रेशन ऑफ YDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। वैसे ही z के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ZDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। बस बात खत्म, बात खत्म, इतना ही था। बात करते हैं अभी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीनों जो मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, जब लीनियर मास डेंसिटी, अब ये लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है बे, लीनियर मास डेंसिटी आपको मैं बताता क्या होता है। लीनियर मास डेंसिटी इज बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर समझो यहां पर मैंने एक रॉड ले लिया, ये मेरा एक रॉड है, यहां पर मैं बोल रहा हूं समझो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक एक यूनिट, अगर समझो आपने एक एक यूनिट लिया, वो एक एक यूनिट का जो मास होगा ना वो कांस्टेंट होगा। मतलब इसका एक यूनिट का मास 5 है, अगर आपने 2 लिया तो 10 हो जाएगा, 3 लिया तो 15 हो जाएगा, 4 लिया तो 20 हो जाएगा। वैसे ही एक का मतलब क्या हो गया, 5 है, मतलब इसको बोलते हैं मास डेंसिटी, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। मतलब एक छोटे यूनिट का मास आपका कांस्टेंट रहता है, पूरे मास का L होगा, सॉरी पूरे लेंथ L का मास आपका M होगा, एक का क्या होगा, ठीक है मैं इसको लिख के दिखा देता हूं, कोई नहीं लिख के दिखा देंगे। मतलब पूरे मास का आपका आता है L, या L मास का, L लेंथ का आपका मास आता है M, तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा, M/L आ जाएगा, M/L आ जाएगा मास। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर मास डेंसिटी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर समझो अगर आपको लीनियर मास डेंसिटी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, डीएम इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ जी, डीएम इज इक्वल टू दैट इज छोटा डीएम का मास हम लोग को आएगा लैम्डा इंटू डीएक्स। वे लैम्डा क्या हो जाता है, लैम्डा इज बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ आपका हो जाता है। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है। फिर सरफेस मास मतलब क्या है कि पर यूनिट एरिया कितना मास है वो हम लोग को बताता है। क्या है, पर यूनिट एरिया कितना मास है वो हम लोग को बताता है। सो इट्स बेसिकली डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए। यहां पर सिग्मा क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया का कितना मास है हम लोग को वो पता चल जाएगा। क्या आपको इतनी समझ में आ रही है? क्यों इतनी समझ में आ रही है? देखो हम लोग, मैं बता दो यहाँ पर ऐसा कैसे किया होगा। इट्स बेसिकली, देखो मैं सबसे पहले लीनियर मास के लिए बता देता हूं। अगर पूरे लेंथ का, एक मिनट इसको पेन में कन्वर्ट कर देंगे, पूरे लेंथ का मास आ रहा है कैपिटल एम, तो एक यूनिट का कितना आ रहा है आपको, आ रहा है मास पर यूनिट लेंथ आ रहा है M डिवाइडेड बाय L आ रहा है। अच्छा, मुझे किसका चाहिए, मुझे डीएम का चाहिए, जिसका लेंथ कितना है, dx है। तो अगर आप dx से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आ रहा है, ये m डिवाइडेड बाय l इंटू dx आ रहा है। और m डिवाइडेड बाय l को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लैम्डा लिख सकता हूं, तो लिख दिया dx इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। तो dx का दैट इज ये, दिस एक्चुअली ये इक्वल नहीं है, ये आपका एरो आना चाहिए, दैट इज dx मास का, दैट इज dx लेंथ का आपका मास आ रहा है लैम्डा dx, और dx का मास मैं मान रहा हूं dm है, तो dm मास इज बेसिकली लैम्डा इनटू dx। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आई होप सो आपको ये समझ में आ गई होगी। रुको इसको थोड़ा सा हम लोग रब कर देंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलो। तो वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है, उसमें लोग करेंगे डीएम इज इक्वल टू रो इंटू डीवी। जहां पर रो क्या आ जाएगा, रो इज बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, m डिवाइडेड बाय v, सिग्मा इज बेसिकली मास पर यूनिट एरिया, और यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ हम लोग को आ रहा है। क्या इतना कोई भी डाउट है यहां पर? ठीक है पीपल, आगे बढ़े। ओके, अभी ऐसे थोड़े बहुत सेंटर ऑफ मास है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है जो आपको याद रखना पड़ेगा? ऐसे थोड़े बहुत सेंटर ऑफ मास है। देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म रोड के बारे में, यहां पर या हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म रॉड के बारे में, अगेन यहां पर मतलब क्या है, लैम्डा आपका क्या है, बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, यहां पर आपका लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं ये पूरे यूनिफॉर्म रॉड का, तो यहां पर आपको इसका सेंटर ऑफ मास, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर दैट इज L/2 डिस्टेंस पे आ रहा है आपके ओरिजिन से, L/2 डिस्टेंस ओरिजिन से आपको आ रहा है इसका सेंटर ऑफ मास, दैट इज RCM इज इक्वल टू L/2। क्या कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं है।
फिर हम लोग बात करते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क की, मतलब बेसिकली एक प्लेट है बट वो सेमी सर्कुलर प्लेट है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? एक सर्कुलर प्लेट को आधा काट दिया, तो सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है, यहां से अगर आप इधर से ओरिजिन मान रहे हो तो बेसिकली वाई एक्सिस में इसका आता है 4r/3π। क्या आता है? 4r/3π आपको आ रहा है यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास। वैसे अगर मैं हेमिस्फेरिकल शेल की बात करूं, मतलब आपने ये क्या कर दिया, आपने एक शेल लिया है सर्कुलर शेल, उसको आपने आधा काट दिया तो आपको ऐसे कुछ फिगर मिलेगा, है ना? बेसिकली खोखला होगा इधर अंदर से, तो उसका आपका सेंटर ऑफ मास अगेन वाई एक्सिस में r/2 मिलता है, r/2 आपको मिलता है। यस सर, हम लोग को समझ में आ गया। फिर अगर हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर की बात करें, मतलब क्या है, पूरा खोखला नहीं है, अंदर अंदर चीज है, पूरा एक स्फीयर है, उसको मैंने आधा काट दिया, उसमें आपका जो आ रहा है RCOM अगेन वाई एक्सिस में 3r/8 के बराबर आ रहा है, 3r/8। तो यहां पर ये L/2, 4r/3π, r/2, 3r/8, ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि नीट में क्या होता है, डायरेक्ट सवाल आते हैं, लिटरली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। आगे बढ़े। यस पीपल। फिर बात करते हैं सॉलिड कोन के बारे में। सॉलिड कोन क्या है? वो अपना बर्थडे हार्ट वाला, बर्थडे हार्ट बट सॉलिड है, मतलब अंदर खोखला नहीं है, अंदर समान है, मास है अंदर। तो उसमें सॉलिड कोन में अगेन आपका r इज इक्वल टू h/4 हाइट, मतलब बेसिकली अगर मैं इसको पूरा h मान रहा हूं, इसको मैं अगर पूरा h मान रहा हूं, तो ओरिजिन से h/4 हाइट होगा आपका, क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास आपका हो जाएगा। अगर मैं इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं, तो इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं, तो और अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो ऊपर से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3h/4 हो जाएगा ऊपर से, बराबर है। बहुत सही है, तो अपने को इतना ज्यादा, ये तो इतना बेसिक मैथ्स आपको पता है। वैसे अगर हम लोग होलो कोन की बात करें, अगर होलो कोन की बात करना चाहते हैं, तो यहां पर ये वाले ओरिजिन से अपने को h/3 हाइट में हम लोग को मिलेगा, और अगर हम लोग इधर से देखना चाहते हैं तो ये मिलेगा 2h/3 हाइट से, 2h/3 हाइट से हम लोग को मिल जाएगा ऊपर से। ठीक है, इतना तो हम लोग को क्लियर है। फिर हम लोग सर्कुलर आर्क की बात कर रहे हैं। सर्कुलर आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसमें बहुत सारे लोग इसमें क्या करते, गलती कर देते, इसमें लोग गलती कर देते। क्या है वो गलती, मैं बताता हूं। अगर समझो एक सर्कुलर आर्क है और वो 2θ एंगल बना रहा है, फॉर्मूला में ध्यान रखो, यहां पर r sin थीटा डिवाइडेड बाई थीटा है, मतलब उन्होंने थीटा को आधा कर दिया। यहां पर अगर 60 डिग्री है तो यहां पर आपको 30 करना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो यहां पर r sin थीटा डिवाइडेड बाई थीटा है। क्या आपको बात समझा? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हम लोग नीचे इसको कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा देखने में थोड़ा ये हो जाए। एक सेकेंड पीपल, एक सेकेंड, इसको थोड़ा अच्छा कर लेंगे। ओके चलो, इसको मैंने थोड़ा नीचे कर दिया। हाँ जी, अभी आपको दिख रहा होगा, अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखो 2θ आपको दिख रहा है, तो x ये कितना आ रहा है आपको, x एक्सिस में r sin थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, और यहां पर ये जो थीटा है ये आपको रेडियंस में होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, आपका थीटा हमेशा फिजिक्स में आप रेडियंस में लेते हो। वैसे ही अगर आप सेक्टर ले रहे हो, एक सर्कुलर पार्ट का सेक्टर ले रहे हो, मतलब सेक्टर ये होता है सेक्टर क्या होता है, ये आपका सर्कल होता है, ये आपका सेंटर होता है, और ये आपका एक सेक्टर होता है। क्या होता है, आपने दो रेडियस को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो आपका ट्रायंगुलर प्लेट जैसा बन रहा है, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो ये सेक्टर का अगर आप सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, अगेन एक्स एक्सिस में आपका आएगा 2r sin थीटा डिवाइडेड बाई 3θ, और अगेन यहां पर ये जो थीटा जो है वो आपको रेडियंस में लेना है। अगेन आपको यहां पर क्या करना है, रेडियंस में लेना है। कोई डाउट है यहां पर? ओके। अभी हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज के बारे में। जब भी दो बॉडीज को ऐसा कंबाइन करके गिवन है, तभी अगर उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। क्या करो, फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले इसका जो है ओरिजिन मान लो। तो मैंने मान लिया कि ये मेरा ओरिजिन है, तो यहां पर मास कैपिटल M मास का एक ग्रीन कलर का बॉडी है, रेडियस उसका 2a है, तो ये उसका रेडियस 2a गिवन है। अच्छा, और यहाँ पर एक 3m मास का यहाँ पर एक मास है जिसका रेडियस 4a गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को रेडियस हम लोग को गिवन है 4a है। ठीक है, तो पूरा रेडियस, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 6a हो जाएगा। हाँ सर, ये 6a हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को समझ में आ गया। तो अभी हम लोग इसका कैसे ढूंढेंगे? देखो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये मास तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ना कि यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये अभी ऑब्वियसली ओरिजिन में, तो मैं लिखूंगा m इंटू 0, समझा, प्लस ये वाला मास तो मैं मान रहा हूं कि यहां पर इसका कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये 3m है, और ये ओरिजिन से कितना दूर है, ये तो पूरा डिस्टेंस 6 से दूर है, यहां पर मैंने 6 से लिख दिया, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मासेस, दैट इज 3m प्लस m कर दो, बात खत्म। तो यहां पर अपने को कितना आया, 3 इंटू 6 18, दैट इज 18ma आ रहा है, डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा 4m, डिवाइडेड बाय 4m आ रहा है, m से m कट गया, 2 2 जार 2 9 जार, और यहां पर हम लोग को आया 9/2 a आ रहा है। मतलब 9/2 a मतलब कितना होता है, ये आ जाएगा 4.5 इंटू a, मतलब ये पूरा 6 है, ये आ रहा है 4.5 a, मतलब ओरिजिन से 4.5 a मतलब यहां पर कुछ तो आएगा, यहां पर कुछ तो आएगा, यहां पर तो, और वो तो बात तो सही है, सेंटर ऑफ मास आपका किधर, सबसे भारी वाली चीज के पास होना चाहिए, और ये
क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो कनेक्टेड बॉडीज का कैसे सेंटर ऑफ मास निकालता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। फिर अभी कैविटी प्रॉब्लम में आपको बस थोड़ा ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं। इसमें बस नेगेटिव मास का कंसेप्ट आता है, वो अगर आप एक बार क्लिक कर दिए तो कुछ नहीं। तो क्या है, यहाँ पर आपके पास एक डिस्क है और ये डिस्क में से r/2 रेडियस का एक डिस्क निकाल दिया है और अभी हम लोग को पता करना है कि सेंटर ऑफ मास आपका कितना शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें आपको नेगेटिव मास का कंसेप्ट लगाना है। मतलब देखो, पहले सेंटर ऑफ मास इधर होता, इधर होगा, हाँ सर इधर होगा, बट ये कैविटी निकालने के बाद इधर से तो मास चला गया, तो नया सेंटर ऑफ मास इधर का तो हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि भारी अभी इधर ज्यादा हो चुका है। तो हम लोग ये कितना शिफ्ट हुआ है वो निकालना है। तो यहां पर नेगेटिव मास का कंसेप्ट आता है। असलियत में नेगेटिव मास का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बट इधर सॉल्व करने के लिए हम लोग नेगेटिव मास का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। क्या करना है हम लोग को, बेसिकली देखो, सबसे पहले इसका मास निकालो। कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है कि पूरा ये जो पूरा ब्लू कलर का जो डिस्क है उसका जो एरिया है वो है अपना πr² और उसका मास मुझे पता है कैपिटल M है। तो एक यूनिट का एरिया का कितना हो जाएगा, इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो m डिवाइडेड बाय πr² हम लोग को आ रहा है। अब में मुझे कितने एरिया का मास चाहिए, मुझे चाहिए इतने एरिया का मुझे मास चाहिए। इसका रेडियस कितना है r/2, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं इसको बोल रही हूं इसका मास m' है। तो मैंने क्या कर दिया, m डिवाइडेड बाय πr² को मैंने किसके साथ, इसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा, πr²/4। r²/4 कैसे आया, इसका रेडियस क्या है r/2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा r²/4, मल्टीप्लाई करो आपको मिल जाएगा m/4। बट मैंने माइनस साइन भी लगा दिया क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मास का कंसेप्ट भी आ रहा है। तो -m/4 आपका नया मास है। अभी कुछ नहीं करना है, क्या करने का अभी आपने बस फॉर्मूला में डाल दो। तो यहां पर हम लोग इसको ओरिजिन मान लेंगे, तो यहां पर RCOM क्या आ जाएगा, ये पूरे कैपिटल M को मैंने मान लिया कि यहां पर सिचुएटेड है, तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, m × 0 मार दिया और -m/4। ठीक है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे -m/4 जो है, -m/4 जो कितना डिस्टेंस दूर है वो तो r/2 डिस्टेंस दूर है, ओरिजिन से। तो यहां पर मैंने r/2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय मैं लिख दूंगा m - m/4 मैंने लिख दिया, m - m/4 यहां पर मैंने लिख दिया। क्या बात समझ में आ रहा है, टोटल मास तो ऐसे ही करेंगे। तो अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -mr डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय m - m/4 हो जाएगा आपका 3m/4 आपको आ रहा है, 3m/4। तो m से m कट गया और यहां पर हो जाएगा, ये 4 1 जा, ये हो जाएगा 4 2 जा। तो ये अपना आंसर अपना आ जाएगा, कितना आ रहा है ये हो जाएगा r/2, ये हो जाएगा आपका r/2 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 आपको आ रहा है। तो ये अपने को कम से कम कितना आ रहा है, ये mr डिवाइडेड बाय 2 और 3m/4। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, मैंने बहुत गुच्चू कर दिया है। तो अपने को फाइनल आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, अपने को फाइनल आंसर इधर लिख देते हैं। तो -m/4 डिवाइडेड बाय r/2, तो ये हो जाएगा -mr डिवाइडेड बाय 8 द होल डिवाइडेड बाय 3m/4, तो होल डिवाइडेड बाय 3m/4 हम लोग को आ रहा है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं mr डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3m। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 जा, 4 2 जा, m कैंसिल, तो यहां पर आ जाए 8r डिवाइडेड बाय r/6। ठीक है, -r/6 इज द फाइनल आंसर। मतलब ओरिजिन से ये -r/6 इधर शिफ्ट हो चुका है, r/6 यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। क्या आपको ये बात चमका? ठीक है पीपल, आगे बढ़े। लास्ट कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास का, दैट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मुझे पता है पोजीशन वेक्टर, मुझे पता है सेंटर ऑफ मास का ये होता है। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ तो क्या हो जाएगा, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बात खत्म, इतनी सी तो बात थी। तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूलाज पता है। फिर एटवुड मशीन में हम लोग को क्या बोलते हैं, हम लोग को उसका जो जनरल फॉर्मूला है क्या होता है, हम लोग को उसका ट्रेडिशनल फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं m2 - m1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 इंटू जी, यही करते हैं हम लोग। बट अगर हम लोग को इसका सेंटर ऑफ मास, इसको पूरा सिस्टम की तरह हम लोग कंसिडर करें, इसका सेंटर ऑफ मास अगर हमको निकालना है तो इसमें कुछ नहीं, इसमें बस एक स्क्वायर लगा दो तो आपको मिल जाएगा m2 - m1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 का स्क्वायर इंटू जी। आपको इसका सेंटर ऑफ मास का, एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास आपको मिल गया। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ चुकी है? और आपके नीट के पेपर में इतना ही थियरी आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसको जो मोमेंटम कोलिजन वाला पार्ट है मैंने पहले से ही वर्क बार एनर्जी में कंप्लीट कर दिया है, आप उधर जाके एक बार देख सकते हो। ठीक है, वर्क बार एनर्जी का वन शॉट वीडियो में मैंने कोलिजन्स को मैंने कवर कर दिया है, तो आप उधर जाके एक बार देख सकते हो। तो हम लोग ने यहां पर पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास का भी वन शॉट हम लोग ने करीब 25 मिनट में हम लोग ने खत्म कर दिया है। सो आई होप यू हैव लाइक्ड द लेक्चर. So please like, share, subscribe to NEET Marvels for further amazing content. So this is Jonathan Matthew, yeah, Johnny sir, signing off.
बहुत जल्दी मिलेंगे, मंडे मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। मिलते हैं, सायोनारा।